आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 15वां भाग है। नाराज भूदेव सिंह। बच्चे ने शिरीन को अपनी शर्त बताते हुए कहा, आप इस जड़ी बूटी को ऐसे ही किसी को भी नहीं बेच सकती हैं और आप निश्चित रूप से इसे ऐसे ही मुफ्त में भी नहीं दे सकती हैं। अगर आप इन शर्तों से सहमत हैं तो ये जड़ी बूटी आपकी है। ऐसे अच्छे सौदे आसानी से नहीं मिलते, लेकिन जैसा कि मुझे आप पर विश्वास है, ये आपके लिए एक अच्छा सौदा है। शिरीन हल्के से मुस्कुराई और धीरे से बोली, विश्वास है? वो अचानक से आगे बढ़ी और उस युवक के पास पहुंचकर बोली, मुझे लगता है तुम कुछ परेशानियां खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। चौथे राजकुमार और संत जी पहले से इस जड़ी बूटी पर नजरें गड़ाए हुए थे, तो जो भी इसका मालिक बनेगा वो निश्चित रूप से उनके द्वारा इसे बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा, और अगर किसी ने इनकार कर दिया तो उसे अंतहीन परेशानियों का सामना करना होगा। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। ये परेशानी जानलेवा भी साबित हो सकती थी। यदि वो इसे अच्छी तरह से नहीं संभालती है तो ना वो केवल सौदा खो सकती है, बल्कि क्रूर परिणामों का शिकार भी हो सकती है। शिरीन अपने पिछले जीवन में काफी लंबी थी। वो 6 फुट लंबी एक प्रोफेशनल किलर थी, इसीलिए जब भी वो किसी के पास पहुंचती तो लोग उसके आभा से घबरा जाते थे और बेचैन हो जाते थे। कभी कभी तो लोग हमला करने से पहले ही शिरीन से भयभीत होकर भाग जाते थे। उस क्षण जब वो युवक के पास पहुंची तब भी उसकी आभा काफी मजबूत थी। हालांकि वो केवल एक 13 साल की छोटी लड़की थी जो पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई थी और आकार में छोटी थी। उसने एक विशेष तरह के जूते पहने हुए थे जिससे उसकी ऊंचाई 1 फुट और बढ़ गई थी। फिर भी वो लगभग 5 फुट 5 इंच लंबी ही थी। उसके सामने वो बच्चा भी बड़ा लग रहा था। वो बच्चा काफी लंबा था। उसकी लंबाई 6 फुट 3 इंच थी। वो दुबला पतला सा था। जब शिरीन उसके सामने खड़ी हुई तो उसकी आभा कमजोर सी पड़ गई थी। किसी कारण से उस युवक ने जानबूझकर कदम आगे बढ़ाए ताकि वो शिरीन से अपनी बाजू टकरा सके। सौभाग्य से शिरीन उसके इरादों से वाकिफ थी और इसीलिए वो समय पर चुपचाप करके थोड़ा पीछे हट गई और कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। युवक ने छोटे आकार की छोटी लड़की को देखा। हालांकि लड़की छोटी थी मगर उसकी आभा मजबूत थी और लोगों को ऐसी आभा वालों से थोड़ा डर लगता था। जाहिर तौर पर वो साधारण लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें काले गहरे गड्ढे की तरह थी। खासकर जब वो घूरती थी तब उसकी आंखें और ज्यादा भयावह हो जाती थी। उस बच्चे को वो युवा लड़की काफी समझदार लग रही थी, क्योंकि वो इस तरह एक अच्छे सौदे से धोखे में नहीं आई थी। युवक ने हंसते हुए कांच के डब्बे को हाथ में पकड़ा और कहा, आप बहुत चालाक है, तो क्या आप इसे रखने की हिम्मत रखती हैं? ये आपके लिए बहुत परेशानी ला सकता है। शिरीन मुस्कुराई। उसने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में कांच के डब्बे को ले लिया और कहा, मुझे ये चाहिए। वो ऐसी नहीं थी जो मुसीबत से डर के पीछे हट जाए। उसने फिर 50,000 सोने की मोहरों से भरी थैली निकाली और उस बच्चे की हथेली में रख दी। ये संकेत था कि लेन देन पूरा हो गया है। शिरीन के छोटे हाथों ने उस बच्चे के बड़े हाथों से वो डब्बा ले लिया। जब वो डब्बा ले रही थी तब उसके हाथों ने कुछ क्षण के लिए उस बच्चे के हाथों को छुआ। हालांकि ये सिर्फ एक मामूली स्पर्श था। युवक ने उसके हाथों को देखा और थोड़ी देर के लिए वो हैरान रह गया। उसने खुद को संभाला और कहा, तुम्हारे हाथ बहुत स्थिर हैं। उसने अपना हाथ शिरीन के कंधे पर रख दिया और उसकी ओर झुकते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर इस तरह का उपकार किया है, क्या तुम मुझे मदिरा पिलाना पसंद करोगी? युवक के शरीर पर एक हल्की सी खुशबू थी। खुशबू बहुत ही फीकी थी और शिरीन की नाक के चारों ओर लिपट गई थी। शायद ये उसके मुंह से आ रही थी। क्योंकि वो युवक उसके कंधे पर हाथ रखकर चुप गया था, इसीलिए उसे थोड़ा दबाव महसूस हो रहा था। दूसरी मंजिल के सभी भोजन कक्षों में एक नौकर था। 2 सेवक थे जिन्हें कुशलता से काम करना भी आता था और दोनों युद्ध कला भी जानते थे। इसके अलावा वो उन सभी लोगों की सेवा करते थे जो उच्च पदों पर काम करते थे। हालांकि उस युवक की आभा वास्तव में उन्हें डरा रही थी और वो अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए थे। उस युवक की आभा का शिरीन पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसकी मजबूत आभा से अप्रभावित लग रही थी। वो पीछे नहीं हटना चाहती थी, बल्कि उसने अपनी पलकें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि पक्षपाती इरादा होने के बावजूद एहसान तो आपने मुझ पर जरूर किया है और इसी कारणवश मैं आपको एक मदिरा खरीद के दूंगी। उसने घूमकर एक नए मदिरा का प्याला मंगवाया। युवक हंस पड़ा। उसकी गंभीर आभा अचानक से गायब हो चुकी थी। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे से एक छोटा सा ग्लास निकाला और कहा, इनके ग्लास का उपयोग ना करें, वो बहुत खुरदुरे हैं, आप मेरे ग्लास का उपयोग करें।
खुरदुरे? दोनों नौकरों ने चुपचाप अपने मन में सवाल किया। यहाँ के सभी बर्तन शीर्ष पायदान पर थे। मदिरे की प्याली भी यहाँ चांदी की बनी हुई थी। एक अकेले ग्लास की कीमत यहाँ 1000 चांदी की मोहरे थी। यहाँ तक कि महल में राजा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ग्लास भी यहाँ इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की तुलना में फीका पड़ सकता था। वो ऐसे शानदार बर्तनों का इतना खराब वर्णन कैसे कर सकता था? सारा दिखावा मत करो, ये अच्छा नहीं होगा, दोनों नौकरों ने अपने दिल में ही उसे ये कहा। हालांकि जब उन्होंने युवक का ग्लास देखा तो उनका चेहरा थोड़ा बदल गया था और उनका गुस्सा हैरानी में बदल गया था। वो एक आलीशान और जादुई सोने का ग्लास था जिसका आकार कली की तरह था। वो सफेद रंग का था और उसमें बैंगनी रंग का एक निशाना था। उनका मदिरे का प्याला भी आ चुका था। कमरे में मोमबत्ती की रोशनी के नीचे कांच के चारों ओर एक रंगीन प्रभामंडल बन चुका था जिसमें उस युवक की उंगलियां भी दिखाई दे रही थी, मगर एक अजीब आकार में, जबकि वास्तव में उसकी उंगलियां बिल्कुल ठीक थी। शिरीन ने ग्लास पर नजर डाली। वो खुद को ज्ञानवान मानती थी, लेकिन वो भी उस ग्लास के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि वो ग्लास काफी अच्छा और अति उत्तम श्रेणी का था। जब उसके लिए मदिरा ग्लास में डाली गई तो मदिरा का रंग अचानक से बदल गया। मदिरा भूरे रंग से सीधे लाल रंग की हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मदिरे के ऊपर एक पंखुड़ी तैर रही है और ये देखने में बड़ा ही आकर्षक लग रहा था। पहले शिरीन ने सोचा कि मदिरे में किसी ने रंग डाल दिया है, तभी मदिरे का रंग बदल गया है। युवक ने उसके ग्लास के साथ अपना ग्लास टकराया और एक ही घूंट में ग्लास भर मदिरा पी गया। ठीक इसके बाद वो युवक जोर से हंसा और शिरीन के कंधे को थपथपाते हुए कहने लगा, छोटे भाई, कृपया अपना ख्याल रखें। अपनी बात पूरी करने के बाद वो दूसरी मंजिल से नीचे चला गया। इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर निकलता, वो जोर से गाने लगा। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक अच्छा गायक था। उसकी आवाज कांच जैसी स्पष्ट थी और जब उसने गाया तो लोगों को ऐसा लगा जैसे वसंत की बहार उनके दिलों में बहती जा रही हो। उसके गाने की आवाज दूरी बढ़ने के साथ फीकी पड़ गई थी। जैसे ही युवक ने भवन छोड़ा, उसकी आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई। भूदेव सिंह नाराज था। अपने पूरे जीवन में वो पहली बार किसी के द्वारा शर्मिंदा किया गया, और वो भी जब उसकी प्रेमिका उसके साथ थी। उसकी आंखें क्रूर हो गई और चुपचाप उसने पीछे के अंगरक्षकों को युवक का पीछा करने के लिए निर्देशित किया। अंगरक्षक ने थोड़ा सा सर हिलाया और चुपचाप पीछे हट गया। जाहिर है वो उस युवक की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए बाहर गया था और साथ ही उसके लिए कुछ परेशानी पैदा करने का प्रयास